आज की जो हमारी पुस्तक की लेखिका है परमादरणीय सीमा कपूर जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वसंगम फाउंडेशन के बड़े करीबी सहयोगी मैं ज़्यादा समय नहीं लेके, क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं आई थी कि पहले मैं सुनना चाहती थी सबको कि क्या सबकी राय है किताब के बारे में। एक्चुअली किताब ये कोई उपन्यास नहीं है कि इसमें किसी तरह की कल्पना हो, किसी तरह के कैरेक्टर में क्रिएट करूं, इसलिए इस पे कुछ और कुछ कहना, हाँ, शैली पे बोला जा सकता है। इसको कहने के जो स्टाइल होता है उस पे कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये मेरा जीवन है और जीवन मैंने कोशिश की है कि जहाँ से मुझे मेरी जिंदगी की पहली याद, और मैं जब 2 या 2.5 साल की थी, 62 की बात है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये 2-2.5 साल की थी मैं, क्योंकि हम लोगों का जो पूरा जीवन रहा है वो यायावर जिंदगी रही है। आप अगर कहेंगे हमारे इसीलिए कोई परमानेंट दोस्त नहीं बन पाए। मैं औपचारिकता से शुरू नहीं करूंगी कि ना सब लोगों का यायावर इस तरह से रही है कि जैसा कि अभी आपको मृदुल जी ने बताया, मुन्ना जी ने बताया, मेरा ददिहाल पूरा का पूरा वो बताना थोड़ा सा मेरे शब्दों में मैं जरूरी समझ रही हूँ। पूरा ददिहाल जो है वो आर्मी ऑफिसर्स का था और या बड़े वकीलों का था, और ये बात मैं कर रही हूँ पार्टीशन से पहले की, विभाजन से पहले की। और ननिहाल मेरा जो था वो कलाकारों का था और बहुत संपन्न उससे था। मेरे नाना क्रांतिकारी थे, उनकी 3 लड़कियां थी और लड़का कोई भी नहीं था, और उनको बंगाल से भाग के, तब टीकमगढ़ एक रियासत हुआ करती थी, छोटी सी आज भी है टीकमगढ़। मेरी माँ मेरी आखिरी तक कहते रही एक बार ले चलो, और मैं उनको नहीं ले जा पाई क्योंकि कभी सर्दी बहुत होती थी या कभी गर्मी बहुत होती थी और कभी कुछ समस्याएं थी। फिर मेरे छोटे जो ब्रदर हैं निखिल कपूर, उनका आयाम बैठे हुए उनके सुपुत्र पैदा हो गए, तो माँ उसमें व्यस्त हो जाती थी, अभी आयाम के एग्जाम है, ये है वो है, और इस तरह से चीजें टलती गई और माँ चली गई और मैं उनको उनकी जो जन्मस्थली तो कलिम्पोंग थी उनकी, मैं वहां नहीं ले जा पाई। तो बहरहाल वो दोनों परिवार ननिहाल और ददिहाल बहुत ज्यादा संपन्न थे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा संपन्न थे। अपने मुंह से कहना ठीक नहीं लगता, हमने तो उतनी संपन्नता देखी भी नहीं। मेरी माताजी की साड़ियों में जो जरी होता था, जो बाद में बिकी है, जो आप मृदुल जी बोल रहे थे कि साड़ियां नहीं बिकी है, साड़ियों को जला जला के उसके जो सोना होता था, पहले जरी जो होती थी वो सोना होता था, उसको बेच बेच के हमारे बाबूजी ने। तो मैं ये बता रही हूँ कि थिएटर कंपनी का निर्माण कैसे हुआ। मेरे फादर ने लाहौर में डीएवी कॉलेज में पढ़े थे, वो बहुत अच्छे पढ़ाई में थे। पता नहीं कैसे उनको सूझा और वो दिल्ली आ गए और उन्होंने कहा मैं नाटक कंपनी बनाऊंगा। नॉर्थ में या कहीं भी उस समय नाटक कंपनियां और नाचना गाना फिल्मों में, आपको मालूम ही है, फिल्मों में पहले अच्छे कहते थे अच्छे घरों की लड़कियां नहीं जाती हैं हीरोइन बनने। पहले जब फिल्म शुरू हुई तो पुरुष ही महिला का किरदार करते थे और थिएटर कंपनियों में पुरुष ही महिला का किरदार करते थे। लेकिन मेरे फादर ने एक नाटक कंपनी बनाई
जिसका कई नाम थे। भोपाल थिएटर, लास्ट में उसका नाम भोपाल थिएटर रखा क्योंकि हम भोपाल में वो हो गए थे। मैं और अनु भैया भोपाल में ही पैदा हुए। रंजीत भाई सीहोर में भोपाल के पास एक जगह थी जहाँ कंपनी लगी थी, वहाँ पैदा हुए। निखिल शिवपुरी में, वहाँ भी कंपनी लगी थी। तो जहाँ जहाँ कंपनियां लगती थी हम बच्चे पैदा होते गए और इस तरह से कारवां चला। कंपनी आज हम याद करके उसको बड़े गर्व से कहते हैं कि रंजीत भाई ने थिएटर में राष्ट्रपति अवार्ड ले लिया, लेकिन कंपनी होने की त्रासदी सबसे ज्यादा जो सही है वो मैंने और माँ ने सही है, स्त्री होने के नाते। पुरुष तो फिर भी उसको इतना उपेक्षा नहीं मिलती है समाज में। थिएटर कंपनी का, हाँ, लोग घर पे नहीं बुलाएंगे बस, लेकिन उनके साथ चाय वाय पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे पान की गुमटी पे। लेकिन स्त्रियों के लिए बहुत, मेरे और माँ के लिए, क्योंकि मैं तो तब छोटी थी, ये चीज मैंने जो कंपनी वाली होने का, मेरे बाबूजी ने थिएटर कंपनी बना ली 40 मुझे याद नहीं है 44 में, 1944 या 40 में जब भी उन्होंने बनाई थी। उसके बाद मेरे ददिहाल ने उनको घर से निकाल दिया। जी, वो बिल्कुल वो हो गए, आउटकास्ट, बाहर हो गए, समाज से बाहर हो गए। इवन मैं शायद एक शब्द का उपयोग करूंगी क्योंकि मेरी ताई जी उनको यही कह के बुलाती थी। घर में उनको मदन लाल का नाम था उनका, तो घर में मद्दू मद्दू बोलते थे उनको। तो कभी बाबूजी प्रेम से, प्रेम जब उनको परिवार का सताता था और मिलने चले जाते थे तो उनको घर में बोला जाता था मद्दू भड़ुआ। इतना, सॉरी ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने किताब में भी इसलिए इस्तेमाल किया कि जो बोला जाता था उसको मैं लाग लपेट के साथ क्यों प्रस्तुत करूं। जब राही मासूम रजा अपने उसमें रिक्शे वाले से गालियां बुलवा सकते हैं, तो मेरे फादर को जो बुलाया जाता था उसमें लिखने में मुझे क्या वो है। उस वक्त वो हंस के टाल देते थे या नहीं टालते थे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके रिपरकशन क्या होते थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे, उसका बाबूजी ने हमें कभी पता नहीं लगने दिया। जो खासियत बाबूजी में थी कला को जो संरक्षण मिला, आज अवार्ड मिलते हैं उस पे कि थिएटर के लोग हैं उसमें, उसका जो अनुभव मेरे भाइयों को रहा या मुझे रहा, उस वजह से सराहे जाते हैं। लेकिन उस सराहना के पीछे मेरे पिता ने कितने नामों से उनको नवाजा गया। जो इतने संपन्न परिवार के, खुद डॉक्टर, उन्होंने 2 साल वेटरनरी डॉक्टर की ट्रेनिंग ली, इतने पढ़े लिखे परिवार से थे और उनको ये बताया जाता था कि औरतें नचवाता है, क्योंकि मेरे फादर की कंपनी में उन्होंने महिलाओं को भी कलाकार रखा था। जो ट्रेंड तोड़ने वाला एक वो था जी। और वो कलाकार जो महिला कलाकार होती थी, मैंने कभी उस कंपनी में, जैसा कि अभी विभा जी ने बताया कि मेरा जो मैं जब फिल्म डायरेक्ट करती हूँ या सीरियल डायरेक्ट करती हूँ तो जो एटमॉस्फेयर है वो विभा जी मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये मैं बाबूजी की कंपनी को जो देखती थी कि इतना होने पर भी कि महिलाओं को, वहाँ की जो कलाकार होती थी, जो डांसर्स होती थी, उनको डांसर बोला जाता था और पुरुष कलाकार को कलाकार बोला जाता था, जबकि एक्टिंग वो भी कर रही होती थी। अगर लैला मजनू प्ले हो रहा है तो मजनू भी पुरुष बन रहा है और लैला स्त्री बन रही है। लेकिन वहां पे भी देखिए महिला होने का खामियाजा सिर्फ उसको नहीं भुगतना पड़ता है समाज में। हमारे फादर ने एक छोटा सा समाज, एक छोटी सी दुनिया
वो जो 250-300 लोगों की थी, वो बना ली थी एक टेंट, और जो कनात होती थी चारों तरफ, उसके अंदर टेंट होते थे, उसी के अंदर स्टेज होता था, उसी के अंदर कलाकार रहते थे। तो एक छोटी सी दुनिया, उस दुनिया से में जब हम रहते थे तो उस बाहर की दुनिया का हमें कोई भान नहीं था कि बाहर क्या है। ये बाहर की दुनिया से हमें अवगत करवाया हमारी माता जी ने, उससे जो परिचय करवाया। माँ ने कहा कि नहीं, मेरे बच्चों को फादर मेरे बहुत फिलोसोफर थे। वो उनकी बाइबल जो थी वो थी ला मिजरेबल। विक्टर ह्यूगो के वो दीवाने थे। ला मिजरेबल जो उपन्यास है, वो मेरे फादर का, जैसे बाइबल आप कोट करते हैं ना, कुरान, बाइबल, गीता, उसी तरह मेरे फादर, उनका एक ही होता है, लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक। जीवन देने के लिए, लेने के लिए नहीं। वो उनका वो फ्रेजेस बोलते थे हमसे, और हम देखते थे कि वो जो बोलते हैं उसी तरह जीते हैं। तो क्या होता है कि जब आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं, कितना ही कर्जा हो, कितने ही लोग आ जाएं मांगने के लिए, अपमान करने के लिए, कि घर की बल्लियां बिक गई, हारमोनियम बिक गए, साड़ियां बिक गई, जरी बिक गया, जो भी था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे फादर ने कहा उनको कह दो बाबूजी नहीं है। इतना झूठ भी मैं तो खुद सोचती हूँ, मैं तो 80% सच पे चलती हूँ, सच में 20% झूठ बोलना पड़ता है और जीने के लिए। तो मुझे उसमें भी गिल्ट होता है, क्योंकि जीने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। अभी तो और ज्यादा होते जा रहे हैं झूठ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बाबूजी और माँ, कितना मुश्किल होता है सच पे चलना, कितना मुश्किल होता है। खासतौर से बच्चों के सामने आप बहुत पकड़े जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे आप उनके सामने रहते हैं, तो पकड़े जाते हैं आप जब झूठ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ये इतिहास है कि समाज किस तरह से बदल रहा था। मैंने ये कोशिश की है कि उन चीजों को मैं ज्यादा लेके आऊं, क्योंकि जिंदगी तो देखिए 400 पेज में आती नहीं है। 65-66 साल जीने के बाद आप 300 पेज में, 350 पेज में आपकी जिंदगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इतनी हैं, इतने खूबसूरत जिंदगी मैंने जी है। मैं बहुत ईश्वर की, अगर वो है तो उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है। और पल पल में मैं तो सच बोलती हूँ, मैं मरना भी नहीं चाहती, शायद मरना हो लेकिन मैं मरना नहीं, इसलिए नहीं चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरती है जीने के लिए, उसको एक जिंदगी में समेटना बस की बात नहीं है। अभी आपका पर्सपेक्टिव है, आप लाइफ को कैसे देखते हैं। तो किताब के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करके अपने बारे में, किताब भी मेरे ही बारे में है, लेकिन मैंने क्यों लिखी और क्यों मुझे लगा कि लिखना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी जो ब्रेन का जो मेमोरी का खाना है, वो धीरे धीरे पुरानी चीजों को डंप कर देता है, वो आपके स्टोर रूम में चली जाती है। मैं कतई नहीं चाहती थी कि मेरे बाबूजी की कंपनी, वो महिलाएं जिन्हें मैं बचपन में देखती थी और फैसिनेट होती थी, उनसे प्रभावित होती थी, कितनी खूबसूरत है ये कैसे स्टेज पे जाकर गाती हैं, डांस करती हैं, अलग अलग कैरेक्टर हैं इनके, और उसके साथ, इनके साथ जिंदगी में क्या हो रहा है। दो तरह की जिंदगी वो जी रही है। एक वो जिंदगी है जब वो स्टेज पे जाती है तो पुरुषों की आहें निकलती हैं, पुरुष उनकी कल्पना करते हैं, पुरुष उनकी कल्पनाओं में जीते होंगे, रात को सोते होंगे, सुबह उठते होंगे, और एक झलक पाने के लिए वो जो कंपनी के जो दूसरे जो डांसर्स के कपड़े धोते थे, कलाकारों के कपड़े धोते थे, या उनसे बाजार से सामान मंगाते थे, उनसे दोस्ती करते थे कि एक बार हमारी दोस्ती करवा दो, हम उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो
जो आज आप फिल्मी हीरोइंस को जो देखते हैं सब, और उनके लिए सोचते हैं कि ये क्या पहनती होगी, घर में कैसे रहती होगी, और जैसे हम भी बचपन में फिल्मी कलाकारों को देखते थे, क्या खाती होगी, कौन से लक्स साबुन का ऐड देखते थे, लक्स हम भी लेके आते थे कि वो ना हेमा मालिनी लगाती होगी, मीना कुमारी लगाती होगी, हम भी लगाते। सेम वो ही स्टारडम उन महिलाओं का था जो समाज में जिनको र नाम से बुलाया जाता है, हे दृष्टि से। वो शब्द बहुत खराब है, मैं किसी स्त्री के लिए नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन महिलाओं को जो किसी के स्वप्न होती थी, जिनको देखने के लिए टिकट खरीद के लोग आते थे, रोज आते थे, सर्दियां हो तो कंबल और रजाई लेके आते थे कि बैठ के 3 बजे तक शो होता है। वो स्त्रियां भी थिएटर कंपनी के जो पुरुष होते थे उनके द्वारा शोषित होती थी। तो मैं जब हम लोगों को बाबूजी ने कहा कि थिएटर कंपनी में एक टीचर रख दिया गया था कि वो बच्चों को पढ़ाएगा, मेरी मदर ने कहा कि नहीं, मेरे बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, समाज में उनको नौकरी। तो बाबूजी बोलते थे कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान अलग चीज है। मेरी माँ कहती थी ज्ञान उनको अर्जित करने दीजिए, लेकिन रोटी कमाने के लिए उनको वो डिग्री चाहिए, इसलिए वो कंपनी से अलग हुई। उन्होंने बाबूजी, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी मेरे फादर बहुत लिबरल थे, समाजवादी थे। अभी इन्होंने बताया कि मम्मी थप्पड़ मारती थी, मेरी मदर समाजवादी थी। वो सिर्फ मुझे ही नहीं मारती थी, मेरे भाइयों को भी बहुत मारती थी। वो साम्यवाद में विश्वास रखती थी। अगर मैंने थप्पड़ खाया है तो उनको कोई चीज रंजीत भाई की याद आ जाती थी, तुमने उस दिन इधर ठक, अनु भैया की याद आ जाती थी। निखिल जो है सबसे छोटा, वो सबसे कम पिटा है, क्योंकि तब तक हम सब बड़े हो चुके थे। सबसे कम, मेरे ख्याल से एक आध उसके हिस्से में आया होगा थप्पड़। मैं तो काफी, मैं क्या है, मेरी शक्ल थोड़ी भोली थी, बहुत ज्यादा भोली थी। हाँ अभी है। तो मैं निकल जाती थी भोलेपन में। और मेरी जो स्कूल की जो दूसरी लड़कियां थी, हम लोग गांव में पढ़ते थे, तो 6-7 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था, तो हम 3-4 लड़कियां चले जाते थे, कभी साथ हो जाता था तो साथ जाते थे। तो मैं किसी भी खेत में घुस जाती थी और वहां पे वो लोबिया और मूंगफली उखाड़ के बस्ते में भरना। तो उन किसानों ने स्कूल में शिकायत की कि आपके यहाँ से भवानी मंडी से बेसोदा पढ़ने 3 लड़कियां आती हैं, उनमें एक जो है वो हमारे खाती कम है, बिगाड़ती ज्यादा है, दौड़ के घुसती है तो सारे खराब हो जाते हैं उनके पौधे, और बहुत सारी मूंगफलियों के उखाड़ लेती है। और ये इस तरह की शिकायतें आई। तो मेरे टीचर ने सिर्फ उन दोनों नसीम और शकुंतला को ही बुलाया डांटने के लिए कि तुम लोग, हाँ मैं भोली थी। भोलेपन में एक मजा है कि आप छूट जाते हैं, आपको कोई अपराधी नहीं समझता। तो इस तरह से जीवन जो जिया है, और थिएटर कंपनी, और फिर उसके बाद हम लोगों के पास और कोई विधा थी नहीं सिवाय कला की, जो कि मेरी माताजी शायरा थी। मैंने किताब में जिक्र किया है उनको। मेरे पैदा होने से पहले उस जमाने के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे वसंत देसाई, उन्होंने अपनी फिल्म वीणा के लिए 6 गानों के लिए उन्हें अनुबंधित किया था, और पूरे गाने माँ को गाने थे उस फिल्म के। शायद इतिहास कुछ और होता, ये 47 से की बात होगी या 48 की बात होगी या 50 की बात होगी, लेकिन मेरी
दादी ने कहा कि हम मिरासी नहीं हैं, कि हमारे घर की बहू, अब तुम्हारे पति, ये टनीरा बोलती थी उसको, थिएटर कंपनी को, टनीरा तो चलाते हैं, और अब हमारी बहू भी गाने नाचने में जाएगी। तो मेरी मदर ने वो फिल्म नहीं की, और मैं उनकी महानता बताती हूँ कि हम अगर उनकी जगह होते तो शायद गा लेते, और अगर नहीं गा पाते तो पूरी जिंदगी बाबूजी को सुनाते तो रहते कम से कम, कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से मैं गा नहीं पाई, आपकी वजह से मेरी कला रह गई। उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ था, किराना घराना से वो बहुत वो थी, गाती थी। दूसरा, मेरे माता पिता की जो क्वालिटी थी उसमें उन्होंने कभी अपने संपन्नता को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। एक होता है ना कि जब आप मजबूरी में होते तो आप बोलते हैं कि अरे वो जमाना था जब गाड़ियां थी, ऐसा कभी हम लोगों को नहीं बताया। तो जो भी जीवन में सहजता से मिलता गया, उसको हमने भी सहजता से लिया, उसमें ज्यादा जो मिला वो बहुत अच्छा है। वरना अकबर इलाहाबादी का शेर है कि मैं सुनाती हूँ उसको अक्सर, नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, मैंने तो इस ख्याल को ही गोली मार दी। तो हम तो ऐसे ख्यालों को गोली मारते गए बिना लाइसेंस के, बंदूक के, बिना बंदूक के, बिना लाइसेंस के। और दूसरा, मैं अकबर इलाहाबादी के शेर से ही अपनी बात खत्म करूंगी। मुझे लगता है किताब पे क्या बोलूं मैं, लिख दी है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जरूर। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि दुनिया में हूँ, तलबगार नहीं हूं मैं, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूं मैं। अकबर इलाहाबादी का ही शेर है, उससे खत्म करूंगी। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूं मैं, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूं मैं। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत पैदा नहीं हुई थी तो नहीं अच्छा, खाली पता नहीं पता 70 प्लस लगती हूँ क्या मैं? अभी एग्जाम्पल है जी। आप कांगेर में जाइए, ठाकुर कामरूप में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर हरिशरण पाल, उनसे मैंने बात किया। बहुत सारी चीज वो आपको देखा, मतलब विभाजन विभाग क्या है, बहुत सारी चीज पता है। आज भी उनको दुख इतना झलकता है कि मतलब उनको आज भी बहुत दुख है। भले यहाँ के सेटल हो गए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जी। जैसे आपने बोला तो मुझे लगा आपको ये एहसास होता है। नहीं, मुझे मैंने आपको शेर बता ही दिया है कि जो नहीं मिला उसका मुझे कोई गम नहीं। और दूसरा, विभाजन का मेरे पिताजी को, मेरी माताजी तो यही थी, इसी एरिया में थी। फादर मेरे पहले ही आ गए थे विभाजन से, लेकिन मेरी दादी वगैरह सब आई थी और उनको यहाँ पे अच्छा कंपनसेशन मिल गया था। लेकिन जहाँ इंसान पैदा होता है वो त्रासदी। मेरे फादर लास्ट तक कहते रहे तो वतन जाना है, उनका शब्द ये नहीं था पाकिस्तान जाना, वतन जाना, एक बार वतन जाना। तो वो दुख जहाँ आप पैदा होते हैं, यही बात हरिशरण पाल डॉक्टर, उसको मैं पूरा अपना जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है जो माताजी मुझे देती थी, माताजी जैसे ही अंदर गई मैं उस पर शुरू हो जाती। तो वो आदान प्रदान तो लेगेसी है। और कोई सवाल सीधा करें। और वो जो जवानी वाला जो वो है, तो 2-4 शब्द जो है हमारे घर में ना, उसकी मुमानियत थी। जैसे जवानी है, कोई छोटी मोटी गाली है, वो मतलब वो दी नहीं जा सकती। ये नहीं है कि हमें आती नहीं थी, सुनी थी तो, और उनको सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ता है गालियों को सीखने के लिए, और ना उनको रट्टा लगाना पड़ता है। वो एक बार आया अंकित हो जाता है हृदय पे। तो मैं, वो गाना था 1970 की फिल्म थी, तो मैं 10 साल की थी, तो मैं गाना गा रही थी और छोटा भाई और मैं नाच रहे थे। यहाँ वहाँ सारे जहां में तेरा राज है, जवानी हो दीवानी तू जिंदाबाद।
तो वो बड़े राजेश खन्ना स्टाइल में ही मैं डांस कर रही थी। अन्नू भैया सुन रहे थे। पहले तो उन्होंने कहा कि जवानी का गाना मत गा, मैं गाती रही और उनको दिखा दिखा के डांस करती रही। वो अंदर गए, उन्होंने माँ से कहा, माँ गुंडो जवानी का गाना गा। मम्मी आई, एक थप्पड़ लगाया, जवानी का गाना गाती। मैंने कहा माँ ये वो जवानी नहीं है। अच्छा तुझे सारी जवानी मालूम, और धार धार धार। एक और सुनता है कि आपकी माँ आप लोगों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करती है। बाती थी कि मेरे फादर की नाटक कंपनी है और वो कहती थी कभी दिल्ली में मोटर पार्ट्स की दुकान है, कभी कुछ होता है, उनके बिजनेस बदलते रहते हैं मेरे फादर के। लेकिन फादर मेरे इतने सत्यवादी थे कि वो जहां मम्मी ने ठिकाना बनाया 2-4-5 महीने बाद वो वही थिएटर कंपनी लेके आ जाते थे, तो वो रहस्य उद्घाटन हो जाता था। फिर थिएटर कंपनी तो चली जाती थी, माँ को झेलना पड़ता था। रात में दरवाजे खट, माँ मेरी यंग थी, बहुत खूबसूरत थी, विदुषी महिला थी, तो वो त्रासदी जो है ना कि आपको बाजारू समझा जा रहा है, इस वजह से वो वहां से उस शहर और फिर परमानेंट नौकरी तो होती नहीं थी उस कस्बों से, फिर हम लोग अलग फिर दूसरे कस्बे में। प्रेम प्रसंग भी मैं जानना चाहता हूँ कि एज ए महिला इसका सोशल जो आपके ऊपर इम्पैक्ट, जो रेफ्लेक्ट इम्पैक्ट, वो कैसे आप मैंने जब ये सारे प्रसंग लिखे तो मेरे जो भी रिश्ते रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल रहे और उनका मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उनमें कहीं मैंने कहा ना बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, तो उसमें कहीं कोई किसी तरह की व्यावसायिकता तो थी नहीं, प्योर शुद्ध प्रेम थे। तो प्रेम में कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, ना मुझे थी ना है। दूसरा समाज में के किस तरह से लिया है। अब जिस एज में मैं हूँ और जिस ईश्वर की कृपा से जिस जगह में हूँ, वहाँ आम आदमी का कुछ भी कहना मैं उससे बहुत ऊपर उठ गई हूँ जी, उसका कोई मैटर नहीं करता है आप मुझे क्या कहेंगे क्या। इसीलिए मैं बहुत बेबाकी से लिख सकी अपनी हर वो चीज जो मैंने महसूस की, जो मैंने देखी मेरे आसपास, और उसके लिए मुझे कोई न डर है न शर्मिंदगी है। तो मुझे डर नहीं है जी। और मुझे ये लगता है कि अगर आप आर्थिक रूप से स्त्री अगर सक्षम है और उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा है एज ए वो जिस भी प्रोफेशन में है और उसको अपना काम आता है, एक वो होता है जिसको काम नहीं आता, जिसको अपना काम आता है उससे फिर कोई पंगा नहीं लेता है। तो वो मैं शायद उस जगह पे हूँ कि इस चीज को अब मायने नहीं रही। नो बिटरनेस, नॉट एट ऑल। मैंने कहा ना लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। आई हैव मैंने इतना खूबसूरत जो आपकी थिंकिंग है जी 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 और थोड़ा सा जी 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 यहाँ सब पढ़े लिखे और बहुत ज्ञानी लोग हैं। मुझे तो पहले ही थोड़ा डर लग रहा था जी जी मैंने बहुत पढ़ी, शायद इसके कंसर्निंग में कहीं पढ़ा है जी। तो मैं नाम शर्मी ले रहा, लेकिन मुझे उसमें बड़ी बिटरनेस आई, तो बिटरनेस दिखी उनमें, हो सकता है वो आपसे रिलेटेड हो, तो वो मुझे मैंने वो किताब छोड़ दी। अच्छा, तो देखिए मैं दो तीन फिलोसोफर्स जो है उनसे रिलेट करती हूँ अपनी जिंदगी, और जिनमें मेरे माता पिता तो हैं ही, बुद्ध और महावीर, ये मेरे बहुत करीब हैं दिल के। तो जब आपके स्तंभ ऐसे होते हैं तो बिटरनेस की कोई जगह नहीं होती। राबिया एक बहुत बड़ी सूफी हुई हैं, उन्होंने कुरान में से एक लाइन काट दी,
तो हसन एक और सूफी थे, जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा ये लाइन क्यों काटी, कुरान में तो अमेंडमेंट हो नहीं सकता, संशोधन हो नहीं सकता। तो बोले नहीं, लेकिन इसमें लिखा है कि शैतान से नफरत करो, और मैं अगर इतने प्रेम में हूँ ईश्वर के, तो नफरत शब्द हो ही नहीं सकता है, तो ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद।